those who speaks well dominates the discussion, ठीक and those who listens well dominates the decision. प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल है लोगों की जिंदगी में, उसकी वजह है कि प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। पहले तो ये देखें जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं, और उसके लिए जो कदम हैं, जब वो जितने इजीली वो कदम आपके पास अवेलेबल होंगे ना तो काम आसान हो। कहते हैं अगर बुक रीडिंग की हैबिट पैदा करनी है तो आपके घर में किताबें हों। गुस्सा ना करें, बेटर तरीके से जब मैनेज करेंगे तो चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेज हो जाएगी। उसका तरीका वही है, बी वेरी वेरी सॉफ्ट ऑन पीपल बट वेरी हार्ड ऑन प्रिंसिपल। सही ना? देखें जब तक इंसान के पास किसी की केस स्टडी नहीं होती ना तो उसे लगता है कि चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं या थ्योरेटिकल हैं। तो आप ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और उसको इस एंगल से देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ नहीं किया, क्या लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं की, है ना? क्या सहाबा ने तपते अंगारों पर सहाबा को लिटाया नहीं किया? भाई कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर भी रहा है तो वो ये थोड़ी कर रहा है कि आपको जलते हुए कोयलों पे लिटा दिया। हाँ, इस हद तक तो नहीं गए, बिल्कुल इस हद तक तो नहीं गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो क्या कुछ हुआ, है ना? उनकी बच्चियों को तलाक दी गई, उनको वो नमाज पढ़ने उनके ऊपर ऊँट की होजड़ी डाल दी गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हब्लुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट ईरज खान और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसकी हम अहमियत को समझ नहीं पाते। टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स एक मुसलमान के लिए कितने अहम हैं। आज इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है उमैर मलिक साहब को। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ कोच हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ सिर्फ नॉर्मल इंडिविजुअल्स तक नहीं बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर तक भी मानी जाती है। और इनकी एक ख़ास जो है वो तसनीफ़ इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशंस के नाम से है और इसके ऑथर हैं। और इसमें ये ख़ास कन्वर्सेशंस हैं इनकी जो इनके मेंटोर्स के साथ हैं, उस्ताज़ा के साथ हैं, और उन कन्वर्सेशंस की जो बिना पर इन्होंने हमारे लिए वो जिसको आप कह सकते हैं कि जेम्स ऑफ विजडम वो इसमें हैं। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी पॉडकास्ट का। तो हम वेलकम करते हैं उमैर मलिक साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो उमैर भाई, असल में आप देखते हैं कि ये जो टाइम मैनेजमेंट है और हम कम्युनिकेशन, हम कोशिश करेंगे कि हम लिमिटेड टाइम में इन दोनों चीज़ों को जितना मर्जी देख सकें, वरना ये कि ये बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर तो बात ही मुश्किल होता है कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, ये आज का जो नौजवान है वो आपको क्या लगता है कि वो इसमें सफ़र कर रहा है इस चीज़ में, और अगर कर रहा है तो उसकी आपके नज़दीक क्या मेन रीज़न क्या है? देखें सफ़र तो बहरहाल कर रहे हैं और ये तो कहते हैं ना, इट्स एन ओपन सीक्रेट, इसको तो छुपाने की कोई बात नहीं है। और उसके पीछे बहुत सारी वजह है। अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट से बात करेंगे तो बरकत का एलिमेंट बहुत कम हो गया है, ठीक है ना? और लोग या तो मैनेज कर नहीं रहे टाइम को, और अगर कर भी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बस न्यूमेरिकल चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई इतने मिनट में ये कर दिया, इतने मिनट में ये कर लिया, लेकिन जो एक यकसुई होती है और जो अल्लाह से मांग कर इंसान को बरकत मिलती है वो मिस हो रही। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि लायानी कामों में हम लोग लगे हुए हैं, सही ना? ऐसे काम जिनका ना दुनिया में फ़ायदा है ना दीन में फ़ायदा है, और बस वो डोपामिन रिलीज़ हुआ चला जा रहा है। हम रील्स देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, और हमें लगता है जैसे हम पलट के देखते हैं 2-3 घंटे ज़िंदगी के हम ज़ाया कर चुके होते हैं। यानी हम एंजॉयमेंट भी ऐसा नहीं कर रहे कि जिसमें हमें कुछ रिलीफ मिले। ये प्रोडक्टिव कोई काम नहीं हो रहा, बस एक वो टाइम पास हो रहा है। तो इसमें जैसे हम अगर इस्लाम की होती, इस्लाम ने जो हमें गाइडेंस दी है वो अगर असल में लोग उस चीज़ को ना साथ में मैच नहीं कर पाते चीज़ें। अब जैसे नमाज है फॉर इंस्टेंस, तो आपके नज़दीक ये कितनी बढ़ जानी, आपको क्या वक्त की पाबंदी, टाइम को मैनेज करना, तो ये अगर इसको कोई मुसलमान अपनी लाइफ में है तो फ़र्ज़, लेकिन हम इसको अहमियत नहीं देते, तो आपके नज़दीक क्या ये एक ऐसा टूल बन सकता है कि जिसके ज़रिए हम टाइम मैनेजमेंट अपनी बहुत बेहतर कर लें? देखिए नमाज भी, और इसके अलावा एक जो चीज़ है ना इस्लाम में, वो है वक्त की गहराई। सही ना? बरकत। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, वक्त को सिर्फ मेजर कर रहे होते हैं कि उसकी विड्थ एंड लेंथ देख रहे होते हैं कि भाई कितना वक्त मेरे पास है, क्या है। लेकिन आपको बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे नजर आएंगे और वैसे लोग नजर आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने वक्त की गहराई अता की, है ना? जैसे वो है ना कि हदीस पाक का मफहूम है कमोपेश के, अल्लाह मेरी उम्मत की बरकत, मेरी उम्मत की बरकत सवेरे में, और दुआ है अल्लाह मेरी उम्मत के सवेरे में बरकत अता फरमा। अब वो टाइम अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो आपको बहुत डीप वर्क आप कर सकते हैं, सही ना? और वही चीज़ आप
सेकेंड हाफ में करना चाहेंगे तो मे बी आपको वो रिजल्ट्स ना मिले। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, नमाज को जो है ना, एक तो देखें जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसकी हिकमत अल्लाह ही जानते हैं, सही ना, और वो उसके इतने समरात हैं कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते। जो बज़ाहिर अगर आप देखें तो अल्लाह ने क्या फरमाया, भाई सुबह उठे आ जाओ नमाज पढ़ लो, मिड ऑफ द डे आया चलो भाई अनप्लग करो, आओ नमाज पढ़ लो, अल्लाह से ताल्लुक बना लो, दिन ढलने लगा असर में आ जाओ भाई नमाज पढ़ लो, सूरज गुरूब हो गया आ जाओ नमाज पढ़ लो, सोने जा रहे हो नमाज पढ़ लो, और बहुत ताल्लुक बनाना है तो नींद में से उठ कर आओ और तहज्जुद पढ़ो, सही ना। तो आप देखेंगे कि चाहते तो एक दफा ही कर लेते ना कि भाई पांचों वक्त की नमाज एक ही साथ एक घंटा कर लें सारे दिन में 24 घंटों में बस एक टाइम का। तो असल में वो डिजाइन इस तरीके से कि आप बार बार अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, बार बार रिकनेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इंसान की ना फोकस में रहें चीजें। तो बिल्कुल आप टाइम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और असल तो है कि आप अल्लाह से मांग कर जब कोई काम करते हैं तो वो बरकत मिलती है, और फिर तो अल्लाह ने असबाब बताएं, उन असबाब को आप इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह। ना वही है ना कि नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है, तो वक्त की पाबंदी जो इस तरीके से हो जाती है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें जो स्पेशली पहले ही चीज़ें इतनी होती नहीं थी, अब जैसे अभी आपने कहा कि वो रील्स हैं, डोपामिन लेवल वो रिलीज हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा आम होना शुरू हो गई है। मैं तो पहले चाहूँगा अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें, हम कर दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए, और फिर उसकी आप ये बता दीजिए कि जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं तो ये कितनी नुकसानदेह है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। देखें, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है कि जो करने वाले काम है इंसान वो नहीं कर रहा, सही ना, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं। हो सकता है वो काम बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो सकता है आपको उस काम में मज़ा ही ना आ रहा हो, सही ना। तो टाइम मैनेजमेंट में एक अपना एनालिसिस करने के लिए एक एक्टिविटी होती है कि आप देखते हैं कि भाई कौन से काम है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट से मुराद वो काम जो मुझे मेरे मकसद की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, और क्या मैं उन्हें कर रहा हूँ या नहीं। तो 4 किस्म के काम आएंगे पहली स्टेज में। इम्पॉर्टेंट भी है, मैं कर भी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इम्पॉर्टेंट है, मैं कर नहीं रहा, इसका मतलब अब अलार्मिंग है। फिर नॉट इम्पॉर्टेंट है और मैं कर रहा हूँ, अलार्मिंग है। हाँ, मेरा वक्त यहाँ लग रहा है। अब जब एक दफ़ा ये एनालिसिस हो जाएगा, और फोर्थ होगा कि नॉट इम्पॉर्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कर रहा, अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ। जब ये एनालिसिस हो जाएगा तो अब समझ में आ जाएगा कि किसको किससे रिप्लेस करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम काम सारे ही करने होते हैं, सिर्फ रिप्लेसमेंट करना होता है। भाई खाना खाना ही है, अब जंक फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, इट्स अप टू यू। आप दोस्तों में बैठ सकते हैं, अच्छे दोस्त बुरे दोस्त, ये फर्क है, सही है ना। इसी तरीके से आप एंटरटेनमेंट भी अच्छे तरीकों से इख्तियार कर सकते हैं, ऐसी एंटरटेनमेंट जो प्रोडक्टिव हो, जो आपको फायदा दे रही हो। तो और ये चीज़ आपने पहले देखनी होती है। अच्छा, सेकंड, जो जब इस ग्रिड को हम और बड़ा करते हैं तो उसमें हम इसमें एंजॉयमेंट का एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं कि इम्पॉर्टेंट है मैं कर रहा हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा है, इम्पॉर्टेंट है मैं कर रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, इम्पॉर्टेंट है मैं नहीं कर रहा लेकिन अगर करूँगा तो मज़ा भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज या स्विमिंग आप करना चाहते हैं, आपको मज़ा भी आता है लेकिन आप कर नहीं रहे किसी भी वजह से। इम्पॉर्टेंट है मैं नहीं कर रहा और मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। तो आपने अब जब अपना ये पूरा एनालिसिस कर लिया, फर्स्ट तो मैं कहता हूँ एक्सरे हो गया लेट्स से, और ये जो है ये हो गया आपका ग्रैंड सिटी स्कैन हो गया या MRI हो गया आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ का। अब आपके लिए बहुत ईजी होगा स्विच करना, क्योंकि आपको पता चल गया ना, अब आप स्विच कर लेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल है लोगों की ज़िंदगी में, उसकी वजह है कि प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। पहले तो ये देखें ज़िंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं, और उसके लिए जो कदम हैं, जब वो जितने इजीली वो कदम आपके पास अवेलेबल होंगे ना तो काम आसान हो। कहते हैं अगर बुक रीडिंग की हैबिट पैदा करनी है तो आपके घर में किताबें हों, बेड साइड पर हो, हर जगह हो, ताकि वो बार बार ट्रिगर वो करती रहे। तो भाई ये सिंपल सा वो है, इजी करेंगे आसान हो जाएगा। जितना मुश्किल करते चले जाएंगे तो चीज़ें जो है ना वो मुश्किल है। आपके फ़ोन में बुक्स हों, आपके फ़ोन में प्रोडक्टिव चीज़ें हों, तो आप कहीं फंसेंगे भी तो मसला। फॉर एग्जाम्पल मेरे फ़ोन में बहुत सारी ऑडियो नशीद हैं, लेक्चर्स हैं और PDFs हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ आप मुझे 4-5 दिन भी बंद कर दें, कनेक्टिविटी भी ना दें, बस मोबाइल चार्ज करने की फैसिलिटी दे दें, तो आई कैन मैनेज माय टाइम, बिकॉज उसमें इतना कंटेंट है। माशाल्लाह। तो वही बात आ गई ना कि आपने कहा कि मैपिंग एक पहले की हो जिसके नतीजे में हमारा एनालिसिस हो जाए कि क्या चीज़ है, तो हम अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को कर नहीं पाते, तो हमारा अटेंशन जो स्पैन है वो भी कम है। तो इसकी क्या वजह है कि जो अटेंशन स्पैन है वो हमारा कम है? देखिए, कम तो एंटरटेनमेंट में भी कम हो गया ना। यानी हमने सुना कि पहले क्रिकेट मैच होता था 8 दिन का, फिर 5 दिन, फिर
वनडे फिर हाँ, T20 फिर T10, हो सकता है थोड़ा देर से बाद सुपर ओवर तक तो आ गए बिल्कुल, हम। वो मैं लास्ट में ये बात कर रहे कि वो किसी ने 20 ओवर्स हैं इतना का, तो मैंने बच्चों को बताया, मैं कहा यार हम लोग तो वो वनडे देखते थे, कहते 50 ओवर्स तो बाबा 7 घंटे, मैंने कहा 7 घंटे और अप्रोक्सीमेटली, टेस्ट मैच हो तो मैं 5 कहा 5 घंटे। कहते वो तो क्या करते थे लोग, काम नहीं करते थे, तो मैं कहा यार इससे अच्छा करते थे, लेकिन बस वही आपकी बात बिल्कुल सीख वो तो कम जब होता आ रहा है। एंटरटेनमेंट में भी कम हो रहा है, उसकी वजह वही डोपामिन वाली है ना, कि जी। आपको इतनी इंस्टेंटली एक के बाद एक चीज मिल रही है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे। उसका हल तो मेन है कि आप जब तक डिटैच नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। तो आपको डिटैच करना चाहिए, और डिटैच करने का आसान तरीका है, फोन शुड बी इन द अदर रूम, ठीक है ना। कुछ ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ कनेक्टिविटी ना हो, सही ना। कोई आपके कनेक्ट रहने ना रहने से दुनिया खत्म नहीं हो रही। लोगों को ये होता है ना, हम फोन नहीं उठाएंगे तो ये। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टीचर से मैंने सीखा, 2-3 टीचर से, कि 3-3 घंटे की मीटिंग है, फोन नहीं उठाते, है ना। और मैंने तब से ये रूल बनाया था, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ पर्सनल लाइफ में और कोचिंग लाइफ कैरियर में, कि मैं जब किसी के साथ होऊंगा तो मैं फोन यूज नहीं करूँगा। बिकॉज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान इस वक्त वो है जिसके साथ मैं बैठा हूँ। इवन मेरे घर वालों का भी फोन आएगा ना, तो मैं नहीं उठाऊंगा, उनको पता ही नहीं उठाएंगे। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो 3-4 दफा वो फिर कॉल बैक करते हैं। अच्छा, अब इससे नुकसान हुआ, जरूर हुआ, वो लोग परेशान हुए, कुछ लोग कि यार आप फोन नहीं उठाते, लेकिन वो नुकसान अगर 10% हुआ है तो 90% मुझे फायदा हुआ है, क्योंकि मैं अगर किसी के साथ होता हूँ तो वो इंसान फील करता है कि यार आप वाकई में हमारे साथ हैं। तो ये आपको ना डिटैच करने से ये चीज आएगी, जब तक आप, यानी कहते हैं ना, फोन का रोजा रखना पड़ेगा। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। वही ना, डिजिटल डिटॉक्सिंग जो है ना, बहुत वो जरूरी अपने आप को करना। और वो अक्सर होता है कि घरों में, या स्पेशली हम कभी इवेंट्स पे भी जाते हैं, गैदरिंग पे जाते हैं, दावतें हो रही हैं, तो लोग तो बच्चे अपने मोबाइल्स पे लगे हैं, मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, और वो एक दूसरे को रील्स शेयर कर रहे हैं, वो स्माइली शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा चीज हुई इसमें। हम जैसे हमने कहा, इसका मतलब कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे तो जो कम्युनिकेशन है, अल्फाज का जो चुनाव है, कि हम ठीक अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? पहले तो समझना पड़ेगा कम्युनिकेशन क्या जी। है। आजकल क्या है, पब्लिक स्पीकिंग को लोग कम्युनिकेशन समझने लगे हैं। कोई बहुत जबरदस्त बात कर रहा है और बड़ा जबरदस्त पब्लिक स्पीकर है, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, तो लोग कहते हैं दैट इज द गाय हू नोज बड़ी अच्छी बात, कम्युनिकेशन। मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप इसको डिफरेंशिएट करें। बिल्कुल कहता हूँ, हमने लिसनिंग में ये सुना, दोज हु स्पीक्स वेल डोमिनेट्स द डिस्कशन, ठीक। एंड दोज हु लिसन्स वेल डोमिनेट्स द डिसीजन। ओह नाइस। तो आप तो हमारे अच्छे दोस्त कौन होते हैं? जो हमें सुनते हैं। हमने हमने चूंकि सोशल मीडिया को कंज्यूम किया, हमें लगा कि हर बोलने वाला बंदा ही कामयाब है, तो हमने उसको बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, ओवर रेटेड कर लिया, और हम उसी को कम्युनिकेशन समझ रहे होते हैं। जबकि अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप जिसमें बैठ के लोगों को सुने। बिल्कुल। और हमने देखा मेजरली जो लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आई, ट्रेनिंग से आती है 10%, एक रफ स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन कोचिंग से 90% आती है। जबकि कोचिंग में आप ज्यादा बोल ही नहीं रहे, आप सुन रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने डिफरेंशिएशन कि ट्रेनिंग और कोचिंग में भी फर्क है। बहुत फर्क है। ट्रेनिंग में तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब वो आप उस, यानी इट्स जस्ट लाइक कि आप ना किसी को टूल बॉक्स दे रहे हैं। हाँ ठीक है। आप उसको चीजें दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं पर दे रहे हैं, ठीक है, मेरी जरूरत है नहीं है, तो वो कुछ रख रहा है, कुछ जहन प्रोसेस कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। जब आप कोचिंग करते हैं तो आप 90% लोगों को सुन रहे हैं। अब जब सुन रहे हैं, अगला बंदा अपना मसला बता रहा है, अब आप उसे एक बात भी बोलेंगे ना, वो उसके दिल पे लगेगी, क्योंकि उसका मसला उससे हल हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि एक जगह पे आप किसी को टूल बॉक्स दे रहे हैं और दूसरी जगह पे आप बीइंग टेक्नीशियन या मैकेनिक बने के मसला हल कर रहे हैं। सो हमने ये नोट किया कि कोचिंग में लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि वो आते हैं, वो अपने मसले डिस्कस करते हैं, तो वो हो सकता है ट्रेनिंग में 10 चीजें सीखें, कोचिंग में वो एक स्पेसिफिक एडवाइस उनको जबरदस्त किस्म की हेल्प कर सकती है। मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। मैंने स्विमिंग बहुत सीखी, क्लासेस ली, वीडियोस देखी, सब कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों से माजी में सीखी, कोर्सेज जो किए, तो उन्होंने क्लासरूम इन्वायरमेंट की तरह पढ़ाया कि भाई यूं कर लें, यूं कर लें, ज़्यादा ग्रुप स्टडी थी। तो मेरा फिर रिसेंटली एक कंसल्टिंग का विजिट था कहीं इंटरनेशनल, तो वहाँ ना कीनिया का एक लाइव गार्ड था। तो मैंने उससे ऐसे ही कहा कि मैंने कहा यार आप मुझे ज़रा चेक करें। अब जब चेक किया उसने, तो जैसे ही मैंने पहला लैब कंप्लीट किया, तो उसने कहा कि ये बताएं आप सिगरेट तो नहीं पी रहे? नहीं। तो उन्होंने कहा पहाड़ों से हैं या साउथ से हैं? तो मैंने कहा मैं तो साउथ से हूँ, कराची से हूँ। तो उन्होंने कहा इस वजह से आपकी सांस फूल रही है ना, आपका स्टैमिना कम है।
फिर उसने कहा कि तुम ना एक किक बहुत तेज मार रहे हो, लेफ्ट किक तेज मार रहे हो, जिसकी वजह से तुम यूं मुड़ रहे हो। अच्छा, सही ना। फिर उसने 2-3 और चीजें बताई ना। अब मैं ये सोचता था ये तो मुझे जिंदगी भर कोर्सेज में किसी ने बताया ही नहीं, हालांकि मैं तो पे करके कोर्स कर रहा हूँ। उन्होंने आपको देखा नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने कहा लोग एज्यूम कर रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन चाहे वो फैमिली का हो, मियाँ बीवी का हो, पेरेंट्स के साथ हो, या बच्चों का, या वालिदैन का बच्चों से, या बच्चों का वालिदैन से हो, जॉब हो, आपको सबसे पहले सुनना है। जब आप सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे उस डिसीजन मेकिंग में सामने वाले को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो पहले तो कम्युनिकेशन की चीज़ है। फिर बोलना कितना है, क्या करना है, उसकी बहुत हमारे दीन में बहुत ज़्यादा क्लियर गाइडेंस है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और कहो बात सीधी बात। तो सीधी में क्लैरिटी भी है और सच भी है। ठीक है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है जो कमोपेश मफहूम है कि मुदल्लिल और जामे बात करते थे, आप उंगलियों पे उनके अल्फाज को गिन सकते थे। तो ये चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आदत का कम पेश मफहूम है कि उनको लोग उज़न कहते थे, यानी कान, इतनी गौर से वो लोगों की बात को सुनते थे। तो कम्युनिकेशन को पहले तो समझना होगा कि कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या। ये जो मशहूर हुआ है वो तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, और वो पब्लिक स्पीकर शायद बात अच्छी कर लें, लेकिन डिसीजन ज्यादा ड्राइव नहीं करवा सकते, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा वही बात है कि एक्टिव लिसनिंग के अब आप देखें वेस्ट में खासतौर में, वैसे सोच रहा था एक दफा कि अब ये हमारे मुल्क में भी ये बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। पहले, इससे पहले इतना नहीं था। मेरा जिंदगी कुछ हिस्सा यूके में गुजरा, तो मैंने देखा वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ये कोचिंग और या आप कहें काउंसलर्स, थेरेपीज, और वो उसके बाद जरूर जाना है उन्होंने। मैंने सोचा यार वहां पे क्योंकि वही बात है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, सुनने वाला ही नहीं। हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं हमारे यहाँ तो इतने सुनने वाले हैं, बल्कि सुनाने वाले वो नहीं भी होते तो कान लगा के सुन लेते हैं। एक तो ये बात। दूसरी कि हमारे यहाँ फिर भी ना एक जो एल्डर्स की रिस्पेक्ट का आंसर है, मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा जरूरी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी वजह से बैठने वाला कोई ना कोई फैसला करने वाला। आपकी बात बड़ी खूबसूरत थी कि वो जो स्पीकर में फ़र्क है, पब्लिक स्पीकर में, ट्रेनर और कोच में फ़र्क है। तो ये जो लिसनिंग है, एक्टिव लिसनिंग है, इसका आपके ख्याल में कि कैसे, मतलब जिसको मैं समझता हूँ कि रवादारी नहीं हमारे अंदर, सब्र, यंगर जनरेशन में, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको कि अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे बेहतर करें? ठीक है, पहले तो मैं बताता हूँ, जो आपने बात की ना, हमारे भी यूजुअली कोचिंग क्लाइंट्स ना बाहर से ही होते हैं। पाकिस्तान में तो इस बिजनेस की ना इतनी वो वर्थ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे माशरे में इनबिल्ट है ना। बुजुर्ग नसीहत कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बड़ों से पूछ रहे हैं, तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। देखें, यंगस्टर्स के पास ना एनर्जी होती है, लेकिन विजडम होता है सीनियर्स के पास। सही है ना। बिल्कुल। तो अगर आपके पास, आप ना कभी भी किसी सीनियर को इस बात पे अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे मौजूदा दौर में ना जो यंग एंटरप्रेन्योर्स या बच्चे जो तरक्की कर लेते हैं ना, उनसे ना बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो अपने बड़ों को सिर्फ इस बात पे जज करते हैं कि वो फाइनेंशियली अच्छे नहीं हुए, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो नाकाम है, मुझे अचीव नहीं किया। भाई आपको नहीं पता ना कि उन्होंने अपनी लाइफ के किस एरिया में क्या चीज़ ज़बरदस्त की। तो पहले जब आप किसी को सुनते हैं तो एक तो फ़ायदा यही होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने नहीं किया या वो कम कर सके, उनके वक्त में उनको वो रिसोर्सेज नहीं, तो आपके पास थे ना, आप उस रोशनी को, उस विजडम को लेकर आप वो काम कर जाएं, पहली बात। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि डिसीजन आप इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, कंज्यूम करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक तो सुन्नत पूरी हो गई, आपने अल्लाह के नबी से सुन्नत पूरी कर दी। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंसान जो है ना, वो सिर्फ लॉजिक नहीं है, इंसान इज लॉजिक एंड इमोशंस, और बहुत कुछ है उसके अंदर। तो जब आप सामने वाले को सुनते हैं तो आप ना इमोशनली उससे एक दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उसे किसी ने सुना नहीं, आपने सुना, तो उससे दोस्ती आपकी हो गई। जब दोस्ती हो जाएगी तो वो शख्स आपके लिए बहुत कुछ कर लेगा, वो आपको बहुत कुछ समझा। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसलिए सुने कि आपको विजडम मिलेगा, वो तो मिलेगा आपको सीनियर से, लेकिन आप अपनी जूनियर को भी सुनेंगे, किसी को भी सुनेंगे, जिसको भी जब आप सुन रहे होंगे, तो सुनने से क्या फ़ायदा होगा कि उस बंदे के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाएगा, और उस इमोशनल बॉन्ड की बुनियाद पे आप देखेंगे कि वो शख्स आपको बैक करेगा, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होगा। मैं अक्सर कॉर्पोरेट में लोगों से कहता हूँ कि अगर आप किसी को सैलरी की बुनियाद पे ला रहे हैं ना, तो वो सैलरी की बुनियाद पे जाएगा भी,
आप इंसेंटिव्स की बुनियाद पे किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंसेंटिव्स की बुनियाद पे जाएगा और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन जो अगर आपने उससे ह्यूमन इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग किया, कम्युनिकेशन किया, उसकी ज़िंदगी के मसले आपके इदारे में आके हल होने लगे तो मसला। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं कॉर्पोरेट से कि वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, मैनेजर ने कहा आप बैठें, जब बैठे तो उसकी ज़िंदगी में मसाइल थे ऐसे, तो सिर्फ सुनने से वो मसले, थोड़ी सी एडवाइस और सुनने से बातचीत हुई, वो मसला हल हुआ। अब उसका वो मसला कंपनी के थ्रू हल हुआ है। अच्छा, तो उसकी लॉयल्टी फिर रहेगी हमेशा कंपनी के साथ। यार मेरा तो इतना बड़ा मसला था जिंदगी का और कंपनी वाज एट द बैक टू सपोर्ट मी, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इमोशनली। तो वो फिर वो साइमन सिनेक कहता है ना, देन पीपल विल वर्क विद यू विद देयर ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। असल तो तीसरा एलिमेंट चाहिए कि लोगों का इमोशन आपके साथ कनेक्ट, आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात कर लेते हैं या बच्चों की बात कर लेते हैं, आप में हम लोग सब वर्किंग क्लास में हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट, कॉर्पोरेट सेक्टर में खास तौर पे जो लीडर्स हैं या सीईओज हैं, अब वो सारा दिन मोबाइल पे हैं, उससे उनका बिजनेस भी चल रहा है, लैपटॉप पे घर आके भी वो चीज़ नहीं करे। तो इसमें जब आप मेरा असल में मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ना एक ऐसा बिहेवियर आ जाता है कि आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन अगला आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसी बेहतर की जाए? देखिए होता क्या है, सबसे पहले ना आप ये समझें कि कम्युनिकेशन इट्स 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो ये समझ लें। ठीक हो, जब आप ये समझ लेंगे, यानी किसी ने आपके मुंह पे थप्पड़ भी मार दिया तो आप ये सोचें नौयत यहाँ तक गई क्यों कि थप्पड़ की तक बात आई ना। पहले तो आप जिम्मेदारी पूरी ले लें। अच्छा, अब होगा क्या है, कोई बंदा कितना भी कहते हैं सफाक हो, नार्सिसिस्ट हो, नेगेटिव हो, उसका इमोशन साइड है, ठीक ना। आपको क्या करना होगा, आपको जो है ना वो थोड़ा ज्यादा सब्र करना होगा और अल्लाह के लिए, सही ना। अच्छा, जब आप ये बात करेंगे तो अब क्या होगा, ग्रेजुअली वो बंदा जो है ना आपके साथ बेहतर होना शुरू होगा। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि भाई क्या फिर हम अपना हक छोड़ दें या हक की बात भी ना करें? तो उसका सिंपल सा मैं आपको टूल बताता हूँ, वो है बी सॉफ्ट ऑन पीपल एंड हार्ड ऑन प्रिंसिपल्स। 4 लेवल्स हैं। कुछ लोग होते हैं हार्ड ऑन पीपल, हार्ड ऑन प्रिंसिपल्स, सॉर्ट ऑफ फौजी माइंडसेट कि भाई काम के भी जबरदस्त रखवाली करते हैं और लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भी करते हैं या थोड़ा हार्श बिहेवियर होता है। सेकेंड इज सॉफ्ट ऑन पीपल एंड सॉफ्ट ऑन प्रिंसिपल्स। ये बेचारे कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय होते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते लेकिन काम भी नहीं करवा पाते, तो फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे नहीं होते या काम परफॉर्मेंस नहीं आती। तीसरा बहुत खतरनाक है, वह है बी हार्ड ऑन पीपल एंड सॉफ्ट ऑन प्रिंसिपल्स। कि जब गुस्सा आया तो आपने किसी को सुना दी लेकिन कोई उसूल नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपने कुछ नहीं बोला। अब वो भी परेशान है कि इस बात पे डांट पड़ेगी या छोड़ देंगे, समझ नहीं आ रहा। जैसे अल्लाह माफ करे वालिदैन कभी गुस्से में डांट देते हैं, सही ना, या टीचर्स कर देते हैं कभी ये मिस्टेक, या मैनेजर्स कर लेते हैं। बट सबसे बेस्ट इज फोर्थ वन, बी ऑलवेज वेरी 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 सॉफ्ट ऑन पीपल एंड वेरी हार्ड ऑन प्रिंसिपल्स। एक आपने बात करनी है क्लियर इंस्ट्रक्शंस, सही ना, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलो, प्यार से। जब आप ये रिजर्व में ये सब चीजें लेकर चल रहे होंगे, बहुत कम होगा कि वो झगड़े तक बात जो है ना वो आएगी। मैं कहता हूँ इससे पहले भी एक टूल है, वो है 4 A's। अच्छा, आपके पास कोई भी सिचुएशन आई ना तो आप सबसे पहले एनालाइज करें कि क्या मैं अवॉइड कर सकता हूँ इस सिचुएशन को अवॉइड करने या इस इंटरेक्शन को अवॉइड करने से कोई नुकसान नहीं है ना, तो अवॉइड करते हैं। ठीक है, उस जंग को लड़े ही ना। सेकेंड इज, अगर आपको लगता है मैं सिचुएशन को ऑल्टर कर सकता हूँ कि जिसमें इंसान से झगड़े के बगैर वो काम हो जाए, तो ऑल्टर कर दें। थर्ड इज, आपको लगता है मैं ऑल्टर भी नहीं कर पा रहा लेकिन मैं अपने आप को मना सकता हूँ, अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, तो लेट मी डू दैट, मैं अपने आप को चेंज करके अडेप्ट कर लेता हूँ। फोर्थ लेवल आता है कि जब कुछ नहीं कर सकते तो आप उसको अल्लाह की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशल एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आपको लेट नाइट शादी का वो इनविटेशन आया और वो दूर की शादी है, तो वो आपके बगैर शादी कर लेंगे भाई। आप अवॉइड कर रहे हैं, उनको फोन पे मुबारकबाद देते हैं, किसी डे टाइम में जाके उनको गिफ्ट कर दें, मैनेज कर लें, दे विल डू इट, आपके बगैर रोकेंगे नहीं शादी। ऑल्टर क्या है, आपके घर का प्रोग्राम है तो मैनेज करें उसको, दोपहर में ले जाएं, कोई ऐसा टाइम करें कि कोई मसला ना हो। थर्ड इज अडेप्ट। अब आपकी बहन की शादी है तो अब वो तो आप नहीं बोल सकते दोपहर में कीजिए, आप छोड़ भी नहीं सकते, तो लेकिन कितनी बहनें होंगी जिंदगी में तो भाई कुछ दिन रात जाग लें बहन के खातिर, दिन में सो जाए, मैनेज कर लें। फोर्थ इज, आप
फंस गए। आप गए थे, किसी ने कमिटमेंट किया कि वो जल्दी खत्म कर देंगे इवेंट, लेकिन इवेंट नहीं लंबा हो हो गया, आप सकता। आ भी नहीं पा रहे, तो आप समझें बस ये अल्लाह की तरफ से अब हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम आई विल अवॉइड, बट अभी तो मैं इसको एक्सेप्ट करके और देन मूव ऑन विद द लाइफ। तो ये कुछ बेसिक चीजें अगर रखते हैं ना इंसान, तो चीजें फिर बड़ी वो उसके हिसाब से मैनेज मैनेज हो जाती है। थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है, ये हाँ हाँ सब हाँ, फौरन नहीं होता। ऐसी है वो। उससे फिर वो एक खास एक आपको पाथवे भी मिल जाता है ना, हाँ कि यार मैं इस हिसाब से करूंगा, मैं लोगों को प्रायोरिटी दूंगा। और ये आपने जो बात की कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगी, सेल्फ अवेयरनेस आएगी, खुद एहतसाबी का अमल आ सकता है। बिल्कुल ऐसे। जो बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि वो जो हम ये देखें कि यार ये कहीं मतलब इसमें क्या मैं वजह बनता हूँ, यानी वो जो हम ब्लेम गेम खेलते हैं, उससे तो बाहर आ जाए। हाँ, यानी वो ब्लेम करना अगले को, उससे निकल के आप ऑनरशिप लेने की तरफ आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी ऑनरशिप में फिर आप डिसीजंस भी अच्छे कर लेंगे। तो जो अभी रिसेंटली हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है मुआशरे का, पाकिस्तान का, इसमें ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब जो है, इसको कैसे, यानी कोई एक स्ट्रेटजी अगर आप बताएं कि वो ये डेवलप कर लें, तो वो कैसे किया जा सकता है बेहतर कि उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस डेवलप। देखिए, सबसे पहले तो आप ना ओनरशिप लें 100%। अब क्या करें, उसका टूल सिंपल सा है कि रोजाना ना आप अपने साथ बैठें, चाहे बेहतर है पेपर पे कीजिए सेल्फ रिफ्लेक्शन कि आज कौन से ऐसे काम थे जो नहीं करने के थे, कर लिए, और जो करने के थे कर लिए, ठीक है ना। तो और अगला दिन प्लान कर लें कि कल मैं ये काम करूंगा, फिर रात को बैठें, हो गए तो आपका ज़मीर ना एक थप्पड़ मारेगा कंधे पे, शाबाश कर लिया, सही कर लिया यार, डन। अगले ने गुस्सा किया, यू मैनेज इट, माशाल्लाह। अगले ने तुम्हारे खिलाफ पॉलिटिक्स की, बट यू मैनेज इट, सही ना। और अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो वही ज़मीर मुंह पे थप्पड़ मारेगा, यार तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, सारा काम खराब कर दिया। तो उसका एक तरीका ये कर लें, चेकलिस्ट बना लें कि भाई मैंने नो एंगर, सही ना। रमजान की चेकलिस्ट बना लें, सही ना, जैसे अभी गुजरा रमजान, तो आप चेकलिस्ट बना लें किसी भी चीज़ की कि भाई मुझको ये एक्टिविटीज़ करनी है। अब टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस में क्या होगा कि आपका एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब लोग कहते हैं हम अकाउंटेबल बने, लेकिन सामने वाला तो नहीं बदल रहा। हाँ, तो ये सामने वाला आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल सही ना। अल्लाह ने आपको आपकी जिम्मेदारी दी, तो आप जब अपनी जिम्मेदारी पर आ जाते हैं, तो बहुत दफा क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, वो आपको समझना शुरू। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की ज्यादती बिला वजह बर्दाश्त करें, मैं ये कह रहा हूँ आप उसको बेटर तरीके से मैनेज करें, गुस्सा ना करें। बेटर तरीके से जब मैनेज करेंगे तो चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेज हो जाएगी। उसका तरीका वही है, बी वेरी वेरी सॉफ्ट ऑन पीपल बट वेरी हार्ड ऑन प्रिंसिपल्स, सही ना। यानी मुझे याद है कि हमने इन्विजिलेंस भी की कभी एग्जाम्स में ना, इंटरमीडिएट के, और कराची का मतलब आप समझ सकते हैं, वहाँ तो बहुत ना सिर्फ चीटिंग है बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ये सब चीज़ें बहुत होती थी। तो मेरी जिम्मेदारी लगी थी कि भाई आपने चीटिंग नहीं करने देना। तो मैं बहुत प्यार से दो लड़कों से बात करता था, मैं कहता था भाई देखें, मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ऑर्डर है, आप रिस्ट्रिक्ट वो हो जाओगे, क्या नाम है, रिस्ट्रिकेट हो जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा, तो इट्स बेटर के आप मुझे दे दो। अब उन सबसे मेरी दोस्ती भी थी और मैं ही था जो उनको चीटिंग मटेरियल उनसे ले रहा था और उनको चीटिंग करने नहीं दे रहा था, सही ना। अब हुआ क्या, ये चीज़ उसूल बन गया। ऐसे हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे आप 5 मिनट बाद क्लास में नहीं आ सकते, तो आप अगर आ जाएंगे वो क्लास रोक देंगे, बहुत प्यार से कहेंगे बेटा मैंने आज तक किसी को नहीं बैठने दिया, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप बाहर चले जाएं, आप गेट पे खड़े होकर क्लास ले लें, आई हैव नो इशू, लेकिन अंदर नहीं आते। अच्छा, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, हमेशा बहुत प्यार से, और अपने लिए भी रूल बनाया था कि अगर मैं आपको 5 मिनट का कह रहा हूँ तो मैं हमेशा ऑन टाइम हूँ, मैं 1 मिनट भी लेट हुआ आई विल गिव द पेनल्टी। अच्छा, तो होता क्या है कि जब आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं, चीज़ों पर आ जाते हैं, तो थोड़े अरसे में लोग आपको वैसे ही समझना शुरू कर देते हैं। और जब आप जिसको इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो उसका फायदा ये होता है कि फिर नेक्स्ट टाइम लोग औरों के साथ तो कुछ ऊपर नीचे कर दें, आपके साथ नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि आपका मतलब उसने ये बंदा पहले इसको इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, सही ना। और आप गुस्सा भी नहीं कर रहे, बदतमीजी भी नहीं कर रहे, बहुत इजी तरीके से आप जो है ना वो लेकर चले, ठीक है। तो ये है। और एक अकाउंटेबिलिटी की और चीज़ भी है, यानी अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये जितने भी हमने बात की आज, देखें जब तक इंसान के पास किसी की केस स्टडी नहीं होती ना, तो उसे लगता है कि चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं या थ्योरेटिकल हैं। तो आप ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और उसको इस एंगल से देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ नहीं किया, क्या लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं की, है ना।
क्या सहाबा ने तपते अंगारों पर सहाबा को लिटाया नहीं गया? भाई कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर भी रहा है तो वो ये थोड़ी कर रहा है कि आपको जलते हुए कोयलों पे लिटा दिया। हाँ, इस हद तक तो नहीं गए, बिल्कुल इस हद तक तो नहीं गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो क्या कुछ हुआ है ना, उनकी बच्चियों को तलाक दी गई, उनको वो नमाज पढ़ना उनके ऊपर ऊँट की होजड़ी डाल दी गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये अखलाक सिखाया ना, ठीक है। फिर इसी तरीके से अपने वक्त को कैसे मैनेज किया। अब लोग ना मौजूदा दौर में लोग क्या कर रहे हैं, मिनट टू मिनट मेजरमेंट पे चल रहे हैं, विच इज गुड इन सम केसेस बट नॉट ऑलवेज ना। वो तो आपको डैमेज कर देगी। भाई मैं तो कहता हूँ आज के लोग प्रोडक्टिविटी के एक्सपर्ट्स को, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को आप बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके बैठते थे और अल्लाह से ताल्लुक बनाते थे, वो तो हजम ही नहीं कर पाएंगे ना ये बात। इतना टाइम आपने लगा दिया। इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप तो तोशे लेके गए हैं, आप वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं रुक रहे हैं। लेकिन भाई हमारे लिए तो नमूना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और साहब हैं। तो जब हम पूरी पिक्चर देखते हैं ना तो हमें समझ आता है। अब जब वो पिक्चर आपके सामने होगी और आपकी अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ आ रहा होगा तो आप फिर उसको रिलेट करेंगे। हाँ, आप इस माशरे को स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे, फिर आप स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो वो कहते हैं ना, जब साहबा ने क्या नाम है जिंदगियां दे दी तो हमारे लिए कुछ वक्त देना तो आसान है, साहबा ने खून बहा दिया तो हमारे लिए पसीना बहाना तो आसान है, हमें कौन सा कोई कोयलों पे लेटा। नहीं बड़ा जबरदस्त। अच्छा उमर भाई, एक ना इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी कि बस, लेकिन वो वक्त की कमी है, तो मैं चाहूँगा कि हम कंक्लूजन की तरफ जाएं। एक जो पॉइंट बड़ा अहमियत वाला है वो ये है कि लोग जब जॉब्स पे होते हैं प्रायोरिटाइज चूंकि नहीं कर पाते, तो वो जो बात की द आर्ट ऑफ सेइंग नो वो मिस कर जाते हैं। तो मुरव्वत कह लीजिए, लिहाज कह लीजिए, इसका दूसरे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके ऊपर कैसे काम किया जाए ताकि ये चीज़ बेहतर हो जाए? देखिए सबसे पहले ना, एक तो वो आयत याद रखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह क़ूलू कौलन। अल्लाह ने कहा भाई बात सीधी करो। फिर आप ये देखें कि आप नो क्यों नहीं कह पा रहे, उसके पीछे का रीज़न खौफ है, मुरव्वत है, क्या है। फिर मुझे एक और बात बताएं, अगर अभी सर आपका पेपर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सही ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का या कुछ भी, आपकी फ्लाइट हो, सही ना, 3 बजे आपकी फ्लाइट हो और 2 बजे कोई आके आपको कोई काम कहे, तो आप क्या कहेंगे? नो कहेंगे ना। बल्कि मैं इसको थोड़ा और ड्रामेटिक करके आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि आपकी एक जॉब लग गई, है ना, और PKR में 1 करोड़ रुपए आपकी सैलरी है, एंड यू हैव टू हिट द एयरपोर्ट एट 3, सही ना, और आप 2 बजे निकले और एक्सीडेंट होता है, सामने वाले की गलती होती है, आपको हल्की सी चोट भी लगती है, थोड़ा बहुत खून भी बह रहा है, लेकिन आप जा सकते हैं एयरपोर्ट। आप लड़ेंगे एयरपोर्ट जाएंगे? आप एयरपोर्ट जाएंगे बिकॉज आपकी तो करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी है। आप इग्नोर कर देंगे ना। वर्सेस संडे का दिन है, आप गए हुए नाश्ता करने, अब हुआ एक्सीडेंट, अब क्या हुआ? वेले बैठे जो लड़ ही लेते तो लड़ ही लेते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है, हमारी अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी सेट नहीं होती, इस वजह से हम नो कहते हुए हमें शर्म भी आती है, हम डरते भी हैं। इफ यू हैव अ कमिटमेंट एंड बैक टू बैक कमिटमेंट्स, सही ना, एंड पर्सनल लेवल एंड जो आपके विजन की तरफ लेके जा रहे हैं, इट विल बी नो ब्रेनर टू से नो, है ना। मेरे तो ऐसे साथी हैं, उन्होंने मुझे कहा है यानी कि भाई आप अपने काम में ही अपने डोनेशन वाले पैसे भी ना अपने काम में एक फ्री वर्जन बना के उसमें लगा दें। तो अगर मैं किसी फकीर को पैसे नहीं दे रहा कभी, या किसी सोशल कॉज को नहीं दे रहा, तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील नहीं करता, बिकॉज आई नो दैट वेयर आई एम इन्वेस्टिंग दैट इज मैं ठीक कर रहा हूं, बिल्कुल दैट इज समथिंग एल्स, बिकॉज वो प्रायोरिटी अगर ना हो ना तो फिर तो आप कुछ भी करेंगे। और बस कंक्लूडिंग मार्क ये है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज समथिंग जो आपको आपके मकसद की तरफ लेके जा रही है, जो भी आप करना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए। उलमा इकराम से आपने पूछ लिया, वेट कर लिया, जब आपको अपना मकसद क्लियर हो गया तो आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब आपके लिए कोई और चीज़ अच्छी नहीं है, आपको आपके उस्ताद ने कोई किताब कही है कि आपके मकसद के लिए किताब अच्छी है, आप वो किताब पढ़ रहे हैं, अब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी किताबें अच्छी हैं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारी नेकी के काम अच्छे हैं, आपके लिए वो नेकी का काम अच्छा है जो आपने चूज कर लिया, जो कर ली। वेरी नाइस। तो इसलिए ये प्रायोरिटाइजेशन समझनी है, क्योंकि गुड और बैड में फैसला करना मसला नहीं होता जी। वो तो नो ब्रेनर है ना कि यार गलत काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है। अच्छे और अहम में फर्क तलाश कर लेंगे तो बहुत सारा नो वो कहना सब आसान हो जाएगा। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने कीमती वक्त दिया और हम चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से लेकर चले। और आज जो हमने चीज़ें सीखी हैं, ये आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि एक मुसलमान कैसे अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करे और टाइम मैनेज करना सीखे,
तो वो बहुत प्रोडक्टिव बन सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातुहू।